हेलो चैम्प्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम। और ये है चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी लेट 18th सेंचुरी में। एंड उसके बाद हमने देखा कि द आउटब्रेक और रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ। ये है पार्ट 2, जिसके अंदर हम देखेंगे कि फ्रांस ने मोनार्की को कैसे अबॉलिश किया और रिपब्लिक की तरफ कैसे बढ़ा। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है, क्या हुआ कि जो सिचुएशन थी फ्रांस में, वो कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग इयर्स। आने वाले जो कुछ साल थे उसमें जो सिचुएशन थी फ्रांस की, वो काफी ज्यादा टेंस रही। Although Louis XVI has signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia। यानी कि किंग जो लुइस द 16 जो किंग था, वो मान गया था कि हाँ, आई एम रेडी टू फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बेसिस पे उसने गवर्नमेंट बनाने के लिए वो राजी हो गया था। बट क्या कर रहा था वो, एक सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहा था विद द अदर कंट्रीज, यानी उनकी हेल्प लेना चाह रहा था ताकि वो नेशनल असेंबली को अपने रास्ते से हटा सके। इसलिए वो दूसरी कंट्रीज के साथ सीक्रेटली नेगोशिएट कर रहा था। Rulers of other neighboring countries too were worried by the development of France and made plans to send troops to put down the events and had been taken place since the summer of 1789। तो जो बाकी की दूसरी कंट्रीज थी वो भी मोनार्की थी, यानी वहां पे भी मोनार्क राजा थे। तो जब उन्होंने देखा कि जो सिचुएशन है फ्रांस की, यहाँ पे लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो उनको भी काफी ज्यादा डर लगा कि हमारे रिजीम में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो उन्होंने क्या करा कि सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया लुई द 16 को सीक्रेटली। ठीक है, और उन्होंने अपने ट्रूप्स को सेंड करना स्टार्ट कर दिया बिफोर दिस कुड हैपन। बट ऐसा हो पाता, इससे पहले ही जो नेशनल असेंबली थी उसने वोट करा अप्रैल 1792 में टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया और ऑस्ट्रिया। और उन्होंने क्या करा, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी नेशनल असेंबली ने। कब? 1792 में। तो कैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं आपको दिख रहा है कि 1789 में तो रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी, बेस्टिले प्रेसिडेंट को तोड़ दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, जब राजा को ये पता चला कि अब सिचुएशन उसकी कंट्रोल के बाहर जा रही है, तो उसने क्या करा, उसने सीक हाँ कर दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। ठीक है, बट सीक्रेटली वो क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था दूसरी कंट्रीज के साथ, लाइक प्रशिया और ऑस्ट्रिया। और ये बात नेशनल असेंबली को पता चल गई तो उन्होंने क्या करा, 1792 के अंदर उन कंट्रीज के ऊपर वॉर स्टार्ट कर दी। ठीक है, वॉर स्टार्ट कर दी। इसमें क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। और काफी सारे लोग जो है आर्मी ज्वाइन करने लगे। ठीक है, दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल। ठीक है उनको ये लगा कि ये जो वॉर है, ये लोगों की वॉर है अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज। जो एरिस्टोक्रेसी है, जो ऊंचे घराने के लोग हैं, किंग हैं, उनके खिलाफ वॉर है। अगेंस्ट किसकी वॉर है? ऑफ द पीपल, लोगों की वॉर है। ठीक है, और ये सिर्फ फ्रांस की बात नहीं थी, ये पूरे ऑल ओवर यूरोप की बात थी। ठीक है, अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सॉ द मार्सिलियास। ठीक है, एक सॉन्ग था पेट्रियोटिक सॉन्ग, लाइक हमारे यहाँ वंदे कह सकते हैं कि सारे जहां से अंदर वंदे मातरम है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मार्सिलियास एक तरीके का पेट्रियोटिक सॉन्ग उन लोगों के अंदर काफी प्रचलन में रहा। ठीक है, कंपोज ऑफ द पोएट कंपोज ऑफ द पोएट रॉजर डी एल एसल रॉजर डी एसल। ठीक है, ये नाम था पोएट का। तो ये आपको याद रखना है जो नेम है, कौन सा पेट्रियोटिक सॉन्ग था और किसने लिखा था। ठीक है, इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिलास एज दे मार्च इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। ठीक है, तो ये नाम क्यों पड़ा, सॉन्ग का नाम इसलिए पड़ा बिकॉज इट्स अ ग्रुप, इसका नाम था मार्सिलिस। और ये फर्स्ट ग्रुप था जिसने पेरिस के अंदर मार्च किया था। ठीक है, और इसी वजह से इस सॉन्ग का नाम ये पड़ा। ठीक है, द मार्सिलियस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्या थी नेशनल एंथम। मार्सिलियस जो थी वो नेशनल एंथम बनी फ्रांस की आफ्टर दिस इवेंट। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जो आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का, एक सेकेंड, जो आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉर में उनको फायदा ही हो रहा था, इकोनॉमिकली उनको लॉस भी हो रहा था। बिकॉज सारे लोग जो हैं कहाँ इन्वॉल्व थे, इन फाइटिंग फाइटिंग में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिफिकल्टीज काफी ज्यादा फेस करनी पड़ी लोगों को।
while the men were away fighting at the front, यानी जो मर्द लोग थे, मेंस थे, वो फाइटिंग के अंदर इन्वॉल्व थे फ्रंट पे, लेकिन वुमेन्स जो थी वो अभी भी अपने घरों में थी एंड उनको अपने परिवार चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था. were left to cope with the task of earning a living and looking at their families. It's a काफी difficult task, ठीक है. तो large sections of population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. और काफी लोगों ने ये बिलीव करा कि ये जो रेवोल्यूशन है ये अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का, उसने सिर्फ पावर्स किसके हाथ में दी थी? पॉलिटिकल पावर्स जो रिच है, जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, यानी अभी भी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पावर्स नहीं मिली थी. लाइक वोटिंग की पावर किसके पास थी? जो क्या कह सकते हैं कि वेल्दी क्लास का था और एजुकेटेड क्लास का था. तो वही चीज तो लोगों ने बिलीव करा कि अभी भी रेवोल्यूशन की जरूरत है और अभी भी काफी ऐसे राइट्स हैं जो अभी हमें नहीं मिले हैं, तो रेवोल्यूशन कंटिन्यू रहना चाहिए. ठीक है. तो पॉलिटिकल क्लब्स एक इम्पोर्टेंट एरिया बन गए जहां पे वो क्या करते थे? रैली पॉइंट फॉर पीपल who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. तो क्या political clubs were the major places जहाँ पे कह सकते हैं कि discussions होते थे वहां पे. The most successful of these clubs was that of Jacobin. तो काफी सारे ऐसे क्लब्स बने. क्लब्स मतलब कह सकती हो कि ग्रुप ऑफ पीपल थे जो एक जगह डिसाइड करते थे और वहां जाके मिलके सारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, क्या एक्शन लेना है, ये सब डिस्कस करते थे. तो उसी में एक फेमस क्लब निकला जहाँ पे काफी ज्यादा उनकी एक्टिविटीज फेमस हुई. वो था जैकोबिन क्लब. क्या नाम था उसका? उसका नाम था जैकोबिन क्लब. ठीक है. और उसका नाम कहाँ से पड़ा? ठीक है, उसका नाम पड़ा फ्रॉम फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जोकोब इन पेरिस. फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, उसके नाम पे पड़ा कॉन्वेंट. ठीक है. जैकोबिन क्लब उसके नाम पे पड़ा. यहाँ पे जो था वुमेन्स वर द पार्ट ऑफ दिस क्लब who had become active throughout this period formed their own clubs. ठीक है. और वुमेन्स ने भी अपने खुद के क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिया अलग अलग एरियाज में. सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट द एक्टिविटीज एंड डिमांड्स. तो अभी सेक्शन 4 हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, ठीक है, वो बिलोंग करते हैं मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अमीर घराने से थे वो. नॉर्मल जो लेस प्रॉस्पेरस है, बहुत ज्यादा अमीर नहीं है. ठीक है. मिडिल क्लास बैकग्राउंड के जो हैं उनके लोग जो थे वो ही मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के. ठीक है. तो मेंबर्स कौन से थे? बिलोंग टू द मेनली लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. एंड दे इंक्लूडेड कौन कौन से लोग? लाइक शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स. ये सभी जो थे मेंबर्स थे हमारे जैकोबिन क्लब के. ठीक है. तो इन सब के नाम आपको याद रखने की कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल जो थे प्रेजेंट थे इन द जैकोबिन क्लब. ठीक है. देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबेस्पियर. इसका नाम जरूर याद रखना है. ठीक है. क्योंकि इसने ही फिर रेवोल्यूशन की शुरुआत और आगे बढ़ाई. ठीक है. तो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर जो था वो लीडर बना था. ठीक है. उनका large group among the Jacobins decided to start wearing long-ribbed trousers similar to those worn by the dock workers. This was set themselves apart from fashionable sections of society, especially nobles who were knee breeches. ठीक है. तो इन्होंने देखो किस तरीके से कपड़े पहन रखे हैं. ठीक है. ये टाइप ऑफ कपड़े जो डॉक वर्कर्स थे वो पहनते थे. तो उनको ही देख के इन्होंने अपने क्लोथ को डिसाइड करा. यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग ट्राउजर पहनी हुई है. ठीक है. ठीक है. और फिर अलग तरीके के थोड़े से कपड़े हैं. तो ये जो है डिफरेंट है फ्रॉम द क्लोथ जो कि कौन पहनते थे? नोबल लोग, नोबल्टी के लोग पहनते थे जो कि थे नी ब्रीचेस, यानी नी तक की ट्राउजर्स होती थी. बट यहाँ पे इन्होंने फुल ट्राउजर्स पहन रखी है. इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाना चाह रहे थे फ्रॉम दोस ऑफ द नोबिलिटी क्लास. ठीक है. ये दर्शाना चाह रहे थे कि ये लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, ठीक है, क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं और उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस जो पूरी हमने चीज देखी इसमें ये हमने देखा कि जैसे जैसे रेवोल्यूशन और आगे बढ़ा, वुमेन्स को लगा कि उनका भी अभी उनको राइट्स मिले नहीं है. कुछ लोग ऐसे थे जिनको राइट्स नहीं मिले, तो उन्होंने अपनी रेवोल्यूशन को कंटिन्यू रखना चालू करा और अलग अलग जगह क्लब्स बनाए और वहां पे वो लोग मीट करते थे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करते थे. वही उसमें से एक फेमस क्लब निकल के आया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब. ठीक है. तो जैकोबिन क्लब जो था उसका लीडर था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर. और जैकोबिन क्लब जनरली वो लोग थे लाइक शॉपकीपर्स, शू मेकर्स, पेस्ट्री मेकर्स, वर्कर्स,
डेली वेज वर्कर्स, ये सभी जो थे लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो थी, वो जो लोग थे वो जैकोबिन क्लब के पार्ट थे। वुमेन्स ने भी काफी जगह अपना, कह सकते हो कि अपने क्लब्स को फॉर्म किया ताकि वो भी अपनी आवाज को उठा सके। उसी के साथ साथ ये जो रेवोल्यूशन था, इसके अंदर एक पेट्रियोटिक सॉन्ग फेमस हुआ जो लोगों को काफी कनेक्ट करता है। एंड मार्सिलियस एक ग्रुप था जिसने फर्स्ट टाइम पेरिस में मार्च किया, एंड उन्हीं के नाम पे ये जो है पेट्रियोटिक सॉन्ग का नाम पड़ा मार्सिलियस। ठीक है, तो इतना आपको अभी तक हमने डिस्कस करा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, जैकोबिन नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ये बिलोंग करता है फॉर्मर ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। ठीक है, कॉन्वेंट ऑफ, फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। अब कॉन्वेंट क्या, एक बिल्डिंग जो कम्युनिटी डिवोटेड है फॉर द रिलीजियस पर्पस। तो सेंट जैकोब जो है पेरिस में एक जगह है, एक रिलीजियस बिल्डिंग है, मान लो चर्च है। ठीक है, एंड उसी के नाम पे ये जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा। ठीक है, ये जो आप पीछे इमेज देख रहे हैं, इन्होंने जो ड्रेस पहनी है वो जनरली दर्शा रही है कि इस तरीके के कपड़े वो पहनते थे, बट इसको एक नाम बोलते हैं, इसको कहते हैं सेंट क्लूटस कपल। ठीक है, सेंट क्लूटस कपल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक इमेज है किसकी, नेने विलियन, जो लिबर्टी को दर्शा रही है। दिस इज वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स बाय अ वुमन आर्टिस्ट, एक वुमन आर्टिस्ट की है। द रिवोल्यूशनरी इवेंट्स मेड इट पॉसिबल फॉर द वुमन टू ट्रेन with established painters and to exhibit their works in the salon, which was एग्जीबिशन हेल्ड एवरी 2 years। तो हर 2 साल में एग्जीबिशन लगता था जिसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखा जाता था सैलॉन्स में। ठीक है, तो उसके थ्रू निकल के ये पेंटिंग आई जो एक वुमेन ने बनाई है। ठीक है, दिस पेंटिंग इज अ फीमेल एलेगोरी ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की एक फीमेल, कह सकते हो कि छवि दर्शाने की कोशिश कर रही है कि फीमेल किस तरीके से दर्शाई जाएगी। दैट इज द फीमेल फॉर्म सिंबलाइजेज द आइडिया ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम के आइडिया को ये दर्शा रहे हैं। तो हमने देखा कि उन्होंने नी ब्रीचेस पहनने की जगह लॉन्ग ट्राउजर्स पहनना चालू करे जैकोबिन क्लब ने, जो कि जनरली डॉक वर्कर्स पहना करते थे। ठीक है, सो क्या था, ये क्यों पहना? इट वाज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग एट द एंड ऑफ पावर वीडेड बाय द वियरर्स ऑफ नी ब्रीचेस। यानी वो दर्शाना चाह रहे थे कि जो नी ब्रीचर्स हैं लाइक जो नोबिलिटी है, उनकी पावर अब खत्म होने वाली है या खत्म हो गई है और अब नई पावर की शुरुआत हो रही है। ठीक है, वो क्या दर्शाना चाह रहे थे? वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वीडेड बाय द wearers of knee breeches, wearers of knee breeches। ठीक है, और ये जो जैकोबिन्स थे, ये came to be known as San Clotos, literally meaning those without knee breeches। San Clotos यानी कि वो लोग जो नी ब्रीचेस तक नहीं पहनते, पूरी ट्राउजर्स को पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सैन क्लूटोस मैन वर इन एडिशन, द रेड कैप सिंबलाइज करता है लिबर्टी को, और वो साथ में जो एक लाल कलर की टोपी पहनते हैं, रेड कलर की कैप पहनते हैं, वो सिंबलाइज करता है किसको? लिबर्टी को। ठीक है, अपनी आवाज आप उठा सकते हो। वुमेन्स हाउएवर वाज नॉट अलाउड टू डू सो, एंड वुमेन्स को अलाउड नहीं था रेड कलर की कैप पहनना अभी भी। लाइक यहाँ पे आप देखो कि तो जो टोपी है वो सिर्फ एक मैन के पास है, ना कि वुमेन के पास। ठीक है, तो ये साफ दर्शा रही है कि अभी भी वुमेन्स को वो राइट नहीं मिला है। उसके बाद क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स कंटिन्यू होते हैं, एंड इन द समर ऑफ 1792, इन द समर ऑफ 1792 जो जैकोबिन्स थे उन्होंने प्लान करा एक इंसरक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। तो एक इंसरक्शन इन्होंने प्लान करा बिकॉज जो पेरिस के लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे बिकॉज ऑफ शॉर्ट सप्लाईज, बहुत ज्यादा कम फूड आ रहा था, और जो फूड आ भी रहा था उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे, बहुत ज्यादा महंगे थे। ठीक है, तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10, 10 अगस्त को क्या हुआ? दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलिरिस, द पैलेस ऑफ ट्यूलिरिस को उन्होंने कैसे तोड़ दिया और उसके ऊपर हमला कर दिया। मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग्स हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। तो किया क्या इन्होंने? इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगस्त 10 को जो पैलेस ऑफ ट्यूलिरिस था वहां पे उन्होंने हमला करा। किंग के जो रक्षक थे उनको मार दिया गया, और जो किंग था लुई द 16 उसको बंदी बना लिया, हॉस्टेज बना लिया काफी घंटों तक के लिए। ठीक है, काफी घंटों तक के लिए उसको बंदी बना लिया, और लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। एंड उसके बाद अभी तक तो रूल किसका चल रहा था? अभी नेशनल असेंबली का रूल चल रहा था, बिकॉज अभी जैकोबिन क्लब्स खाली अपनी एक्टिविटीज की वजह से फेमस थे, अभी उनके पास कोई पावरफुल पावर नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन असेंबली ने क्या करा, अभी नेशनल असेंबली की पावर चल रही है, तो नेशनल असेंबली ने वोट करा कि हमें पूरी जो रॉयल फैमिली है उसको बंदी बना लेना चाहिए, जेल में उनको बंद कर देना चाहिए।
उसके बाद इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस वर हेल्ड। फ्रॉम नाउ ऑन क्या हुआ, हर पर्सन, हर मैन, नॉट वुमेन, सिर्फ मैन जो 21 ईयर्स के अबव है, चाहे वो उसके पास वेल्थ हो या ना हो, उसके पास राइट है वोट करने का। तो एक नया प्रोविजन ये लोग निकाल के लाए कि फ्रॉम नाउ ऑन ऑल 21 ईयर्स मैन, अबव मैन हैव द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ। अभी तक क्या था कि सिर्फ रिच और कह सकते हो कि वेल एजुकेटेड जो फैमिलीज थी, वहीं के लोग जो थे उनको ही अलाउड था कि वो जाके वोट कर सकते हैं। बट इस प्रोविजन में काफी बड़ा बदलाव ये लोग लेके आए जैकोबिन क्लब की सहायता से, बिकॉज जैकोबिन क्लब का जो कह सकते हो कि दबदबा था वो बढ़ने लग गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कवर हो गए इसमें, बट अभी भी वुमेन्स की आवाज नहीं उठाई गई, बिकॉज अभी भी वुमेन्स को राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो न्यूली इलेक्टेड कह सकते हो कि ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, इसको कहा गया कन्वेंशन। इसकी जो ये जो नई असेंबली आई, इसका नाम था, ठीक है, वाज कॉल्ड कन्वेंशन। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। और हुआ क्या कि ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश्ड मोनार्की, मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया। यानी कि हुआ क्या कि सबसे पहले तो ये लोग लाए थे, सबसे पहले तो फ्रांस में क्या था, थी मोनार्की। ठीक है, यानी सिर्फ किंग का रूल चलता था। फिर लेके आए लोग कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, यानी मोनार्की जो रहेगी, मोनार्की जो है वो रहेगी, यानी किंग की पोजीशन रहेगी, बट उसकी जो पावर्स हैं वो लिमिट कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन उनकी पावर को चेक करता रहेगा कि अनलिमिटेड पावर ना हो जाए। अब इन्होंने क्या करा, मोनार्की को एबॉलिश कर दिया। ठीक है, मोनार्की एबॉलिश्ड, एबॉलिश्ड मोनार्की। और अब ये लाएंगे रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एंड अब ये लाएंगे रिपब्लिक। और रिपब्लिक में होता क्या है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो इलेक्ट होके आता है, ना कि हेरिडिटरी होता है। लाइक किंग क्या होता है कि किंग हेरिडिटरी पोजीशन रूल करते हैं, मतलब आज जो राजा है उसका आने वाली जनरेशन होगी, उसी में से कोई राजा बनेगा। बट रिपब्लिक में क्या होता है कि जो पोजीशन है हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, वो चुन के, यानी लीडर जो चुना जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ वोट चुना जाएगा, यानी लोग उसको चुनेंगे, ना कि वो हेरिडिटरी पोजीशन अपनाएगा। तो हुआ क्या, यही हुआ कि 21 सितंबर 1792 को एबॉलिश द मोनार्की, और उन्होंने क्या करा, डिक्लेयर कर दिया फ्रांस को एज रिपब्लिक। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि कब फ्रांस को रिपब्लिक बोला गया, तो 21 सितंबर 1792 को। ठीक है, एज यू दो नो, द रिपब्लिक इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है, पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आप अभी तक उसको क्लियर रखना माइंड में। ठीक है, कोई भी इस पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्या कैसे कैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे सीरीज ऑफ इवेंट्स कैसे हुए। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है अब से चुना जाएगा, यानी इलेक्ट होके आएगा, ना कि हेरिडिटरी होगा। यही लिखा है कि देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्क फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्क। ठीक है, you can try and find about some other countries that are republic and investigate when and how they become so। तो ये एक एक्टिविटी है, कर सकते हो आप, करके देख सकते हो। एंड जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा दिया गया, मोनार्की को हटा के रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट होके आएगा। लाइक अगर मैं थोड़ा सिमिलर एग्जांपल दूं इंडिया का केस का, तो इंडिया में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो रिपब्लिक पोजीशन हेल्ड करते हैं, बिकॉज उनको चुना जाता है इनडायरेक्टली बाय द एमपीज एंड एमएलएस। ठीक है, एमपीज एंड एमएलएस की तरह चुना जाता है, और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, कह सकते हो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है हमारे में, और जो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो उसी उसी को संदर्भ में फ्रांस के अंदर क्या आ गया कि रिपब्लिक को लाया गया, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को। ओके, फिर लुई द 16 जो था उसको सेंटेंस दे दिया, डेथ सेंटेंस बाय अ कोर्ट ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रेजन, यानी इसने अपनी कंट्री के साथ धोखा किया है। ठीक है, बिट्रे करा है इस कंट्री को, तो उसके बेसिस पे उनको क्या करा, लुई द 16 को डेथ सेंटेंस मिला। ठीक है, और कोर्ट ने ये ऑर्डर सुना दिया। हुआ कब, 21 सितंबर 21 जनवरी 1793 को, 21 जनवरी 1793 को उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया, पब्लिकली उनका फांसी दी गई एट द पैलेस डाले कॉनकॉर्ड। ये जगह याद रखना, पैलेस डाले कॉनकॉर्ड में उनको एग्जीक्यूट किया गया पब्लिकली। ठीक है, और क्वीन मैरी एंटोनियो मेट विद द सेम फेट,
शॉर्टली आफ्टर, और उनको भी एक्सिक्यूट कर दिया गया और उसकी वाइफ को। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देखा, सीरीज ऑफ इवेंट सारे देख लिए, सब कुछ समझ लिया। ठीक है, अभी अभी पोजीशन क्या है कि अब जो है रूल कौन कर रहा है, नेशनल असेंबली रूल कर रही है, और दबदबा किसका चल रहा है, दबदबा चल रहा है हमारा किसका, जैकोबिन क्लब का। लेकिन रूल कौन कर रहा है, नेशनल असेंबली रूल कर रही है, बिकॉज जैकोबिन क्लब में सबसे ज्यादा लोग हैं, बिकॉज पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, जो कि लोअर मिडिल क्लास या लो लो लेस प्रोस्पेरस फैमिलीज हैं, तो वो ज्यादातर मेंबर्स जैकोबिन क्लब के हैं, इसीलिए ज्यादा पावरफुल कौन लग रहा है, जैकोबिन क्लब लग रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटा दी गई, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, लुई द 16 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया 21 जनवरी 1793 को एट अ पैलेस। ठीक है, दिल्ली कॉनकॉर्ड में। अब क्या होगा वो सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, अब सीरीज ऑफ इवेंट्स कंटिन्यू करते हैं। अब हुआ द रेन ऑफ टेरर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि रेन ऑफ टेरर किस तरीके से आया। ठीक है, टेरर का रेन। ठीक है, बहुत ये मुश्किल पीरियड रहा फ्रांस के लिए, क्यों रहा देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। यहाँ पे क्या हुआ, जो रॉबस्फेयर था, जो कह सकते हो कि जो लीडर था, कह सकते हो जैकोबिन क्लब का, मैक्सिमिलियन रॉबस्फेयर ने फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबस्फेयर ने पॉलिसी अपनाई सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रूर बन गया वो, अब बहुत ज्यादा क्रूर पनिशमेंट वो देने लग गया, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बहुत ज्यादा क्रूर सजा देने लग गया वो। ठीक है, all those whom he saw big enemies of the republic, ex-nobles, clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with the methods of him, was arrested, imprisoned and then tried by the revolutionary tribunal। तो क्या हुआ कि जो लोग लगता था रॉबेस्फेयर को कि वो एनिमी हो सकते हैं रिपब्लिक के, लाइक नोबलमैन, जो पुराने नोबल्स थे, क्लर्जी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, अदर पॉलिटिकल पार्टी, या उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जो उसके खिलाफ हैं। ठीक है, उनको अरेस्ट करा गया, जेल में बंद किया गया और उसको कोर्ट में लेके गए, यानी ट्रायल चालू हो गया रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल के थ्रू। और इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, और अगर कोर्ट ने उनको गिल्टी फाउंड किया तो देवर गुलिटेंट, यानी पब्लिकली उनको एक्सिक्यूट कर दिया जाता था, पब्लिकली उनको मार दिया जाता था। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको याद रखनी है कि कौन कौन थे, और ये जो वर्ड है गुलिटेंट, इसका क्या मीनिंग है। तो गुलिटेंट है एक सजा देने का तरीका। ठीक है, एक सजा देने का तरीका जो कि फ्रांस में काफी ज्यादा प्रचलित था। ये सजा देने का तरीका काफी ज्यादा कह सकते हो कि तुरंत कह सकते हो इमीडिएटली बंदा डेथ हो जाती थी। ठीक है, होता क्या था कि मैं एक इमेज बना रहा हूं आपके सामने, उसको देखना कि मान लो ये एक मशीन है। ठीक है, मशीन है इस तरीके से, ये एक मशीन है यहाँ पे एक कह सकते हो कि सर रखने की जगह है, ये सर रखने की जगह है कि यहाँ पे एक इंसान अपने यहाँ पे सर रख सकता है। ठीक है, इधर यहाँ पे सर रख सकता है अपना, यहाँ सर रखा जाएगा और एक ऐसी तलवार होगी कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये जो है ना, ये तलवार है, मतलब एक शार्प ब्लेड है। ठीक है, और होता क्या है कि पर्सन यहाँ पे अपना सर रखेगा, उसको सर रखवाया जाएगा और एकदम से यहाँ से, ठीक है, रस्सी खींची जाएगी और ये जो ब्लेड है एकदम से नीचे आएगा और वो सर को कट कर देगा। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ गुलिटिन, द प्रोसेस ऑफ गुलिटिन। ठीक है, इसको कहते हैं गुलिटिन करना, एक बार में उसको खत्म कर देना। ठीक है, तो ये जो ब्लेड है एकदम से नीचे आएगा और सर काट देगा इंसान का। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हार्श पनिशमेंट दी जाती थी बाय द रॉबेस्फेयर और बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट उस टाइम पे। ठीक है, एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट था बुलेटिन का, ये कैसे आया, देखो यहाँ पे लिखा भी है, बुलेटिन इज अ डिवाइस जो कंसिस्ट करता है टू पोल्स, लाइक एक पोल ये एक पोल ये। ठीक है, दो पोल्स हैं और एक ब्लेड है, लाइक रेड कलर का ब्लेड है, with which a person is beheaded। It was named after Dr. Guilletin who invented it। एंड डॉक्टर गुलिटिन ने इस इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट करा था एंड उसी के नाम पे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पड़ा था गुलिटिन। तो रॉबेस्फियर की जो गवर्नमेंट थी, जो रॉबेस्फियर की गवर्नमेंट थी,
उसने क्या करा, लॉज इशू करे, ठीक है, और प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन द वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि कितना प्राइस आप चार्ज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते, ये सीलिंग होती है। उसी के साथ साथ उन्होंने वेजेस यानी कितने मिनिमम वेजेस आप दे सकते हो, वो मिनिमम वेजेस भी सिलेक्ट कर लिए गए। मीट और ब्रेड के जो प्राइस थे उसको राशन कर दिया गया, मतलब प्रॉपरली राशन करा गया कि ये इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। और जो पीजेंट्स थे वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो जो अपने ग्रेन्स उन्होंने उगाए हैं वो उनको ट्रांसपोर्ट करें सिटीज में, और एक स्पेसिफिक प्राइस पे ही बेचे जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। तो ये कह सकते हो कि एक फोर्स चीज थी, जो अभी तक वो ज्यादा प्राइस पे बेच पा रहे थे, अब उनको एक सीलिंग लगा दी कि आपको इसी प्राइस पे बेचना है। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर वॉज फॉरबिडन, और अभी तक जो आटा जो होता है उसका जो कंजम्पशन था उसको अब हटा दिया गया। ऑल द सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी एगेलिटे इक्वालिटी ब्रेड, सबको इक्वालिटी ब्रेड खानी थी, ठीक है, सबको इक्वालिटी ब्रेड खानी थी। वो जो व्हाइट कलर का जो फ्लावर था वो आप कोई मतलब कह सकते हैं कि जो अभी तक जो लोग एक्सपेंसिव चीज खाते थे जो कि थोड़े वेल्दी क्लास के थे, अब उनको बोला कि आप उसको नहीं खा सकते, सबको एक बराबर इक्वालिटी ब्रेड खानी पड़ेगी, जिसका नाम था पेन डे इगेलाइट, ठीक है, पेन डे इगेलाइट। और अ लोफ, ये क्या है, एक लोफ है, कह सकते हो कि आटा है, मेड ऑफ होल व्हीट का बना हुआ है ये। और ये जो इक्वलिटी है वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच, यानी बोलने का अधिकार सबको इक्वल है, एंड एड्रेस आल्सो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियोर, यानी कि पहले सर बोला जाता था मॉन्सियोर, और मैडम बोला जाता मैडम, ऑल फ्रेंच मैन और वुमेन को वर हैंसफोर्थ सिटोयन एंड सिटोयने, ठीक है, यानी अब उनको सिटोयन फॉर द मेंस एंड सिटोयने सिटीजंस बोला जाएगा, इस नाम से बोला जाएगा, ठीक है। चर्चेस वर शट डाउन, जो चर्च थी उनको बंद कर दिया गया, एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, इसको बैरक्स जहाँ पे हथियार रखे जाएंगे या ऑफिसेस बना दिए गए। तो ये सभी चेंजेस रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने लाए, ठीक है। किस चीज पे फोकस करा हमने, होल व्हीट वाइट ब्रेड पे फोकस करा, और सबको इक्वलिटी ब्रेड खानी थी, ठीक है, जिसका नाम था पेन डे गैलाइट। उसके बाद अभी तक जो मेंस को मॉन्सियोर और मैडम बोला जाता था फॉर द वुमेन्स, उसको चेंज करके अब सबको सिटोयन या सिटोयने बोला जाएगा, सिटीजंस। चर्चेस को शट कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया, और उनकी बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। तो रॉबेस्पियर ने परस्यू करी हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation, और इतने ज्यादा हार्श इसने रूल्स बना दिए कि इसके जो खुद के लोग थे, जो इसके खुद के अभी तक सपोर्ट में थे, वो भी डिमांड करने की थोड़ा मॉडरेट कर दो, इतना हार्श मत बनो। फाइनली ही वाज कन्विंस्ड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, ठीक है, ठीक है, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गुलिटिन। तो आखिरी में क्या हुआ कि एक कोर्ट ने इसको कन्विक्ट पाया, ठीक है, और जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर को ही एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसको अरेस्ट करा गया, और नेक्स्ट डे उसको मार दिया गया थ्रू द सेम प्रोसेस जिससे वो अभी तक सबको मारता था, गुलिटिन की प्रोसेस से। तो इसी रॉबेस्पियर का जो टाइम पीरियड था, इसको कहा जाता है द रेन ऑफ टेरर, द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें बोला गया है व्हाट इज लिबर्टी, ठीक है, व्हाट इज लिबर्टी, लिबर्टी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं दो लोगों के, वो देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमिले डेस्मोलिन रोड द फॉलोइंग इन 1793 में उन्होंने लिखा कि ही वाज, और उसके बाद उनको शॉर्टली आफ्टर द रेन ऑफ टेरर, तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया जब उन्होंने ये चीज लिखी, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा, सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज लाइक अ चाइल्ड, लिबर्टी जो है एक बच्चे की तरह है, विच नीड्स टू गो थ्रू अ फेज ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड, जिसमें लोगों को डिसिप्लिन रखा जाना चाहिए, ठीक है, लिबर्टी में, बिफोर इट अटेन्स मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योरिटी अटेन ना कर ले। लाइक एक बच्चे को हम डिसिप्लिन सिखाते हैं जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता, उसी तरीके से लिबर्टी जो है कह सकती है, कुछ लोग उसको बिलीव करते हैं कि वो उसी तरीके से जिस तरीके से हम चाइल्ड को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो लिबर्टी इज हैप्पीनेस, लेकिन क्वाइटली ये थोड़ा अपोजिट है, इसका मतलब लिबर्टी का मतलब क्या है कि हैप्पीनेस हो, रीजन हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो। इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, यू विल वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज बाय बुलेटिंग देम, हैज एनीवन हर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस,
क्या आपने कभी इससे ज्यादा कोई सेंसलेस चीज देखी है कि कोई भी आपके खिलाफ अगर बोले तो उसको आप मार दो? तो ये तो बिल्कुल अपोजिट है लिबर्टी के। लिबर्टी का मतलब होता है हैप्पीनेस, रीजन देना, कोई इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, ये सब चीजें। Would it be possible to bring single person to the scaffold without making 10 more enemies among his relation and friends? So on 7th February 1794, Robespierre made a speech at the convention, which was then carried by the newspaper La Monteur Universe. Here is an extract from it. तो कुछ कहा रॉबेस्फेयर ने, ठीक है, एक बार देख लो। टू एस्टेब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी टू अचीव द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टायरेनी। तो उसने कहा कि पहले तो हमें लिबर्टी लानी है अगेंस्ट द टायरेनी, जो हमारे को परेशान कर रहे हैं, लाइक किंग अभी तक परेशान कर रहा था, उसके अगेंस्ट में। वी मस्ट एनिहिलेट द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक एट होम एंड अब्रॉड। और हमें सबसे पहले तो उन एनिमीज को, उन दुश्मनों को मारना है जो रिपब्लिक के अगेंस्ट हैं, और एल्स वी शैल पेरिश, और अगर हम नहीं करते तो हम लोगों को वो मार देंगे। ठीक है। इन द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे रिलाई ऑन टेरर। ठीक है। तो रेवोल्यूशन के टाइम पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है टेरर के ऊपर बिलोंग कर सकती है, रिलाई कर सकती है। टेरर इज नथिंग बट जस्टिस, स्विफ्ट, सीवियर और इनफ्लेक्सिबल, एंड इज यूज्ड टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द फादरलैंड। टू कर्ब द एनिमीज ऑफ लिबर्टी थ्रू टेरर इज द राइट ऑफ फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक। और जो रिपब्लिक का फाउंडर है उसका ये हक बनता है कि वो सबसे पहले तो लिबर्टी के जो दुश्मन है उनको, और कह सकते हो कि रिपब्लिक के जो दुश्मन है उनको सबसे पहले तो टेरर से मारा जाए। उस टाइम पे टेरर जो है सही है, उसके हिसाब से उसका कहना ये था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इमेज है जो दर्शा रही है रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को। ठीक है, दर्शा रही है ये एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को। तो इसमें हो क्या रहा है? द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट sought to mobilize the loyalty of its subjects through various means. One of them was staging a festival like this one. तो एक फेस्टिवल ये दर्शा रहे हैं नई गवर्नमेंट के लिए। Symbols from civilizations of ancient Greece and Rome were used to convey the aura of a hallowed history. Hallowed history. The pavilion, the raised platform with the middle cage by a classical column was made of perishable material that could be dismantled. Describe the groups of people that closed their roles and actions. What impression of a revolutionary festival does this image convey? तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, किसी टाइप का फेस्टिवल मना रहे हैं, अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे ये खड़े हैं वो पेरिशेबल मटेरियल से बना है कि जो कि डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो उसको हटा सकते हैं जब भी लोगों की मर्जी हो। तो ये दर्शा रहे हैं उस चीज को। ठीक है। एंड बस बस यही इमेज है कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को दिखाया जा रहा है इसमें, इमेज में। अब क्या हुआ? अब रॉबेस्फेयर की हत्या कर दी गई। रॉबेस्फेयर को कोर्ट ने पनिशमेंट दी और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया थ्रू बुलेटिन। अब उसके बाद क्या हुआ? स्टार्ट हुआ रूल ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हुआ। ठीक है। डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हुआ फ्रांस में। अब ये क्या था? द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अभी तक था जैकोबिन क्लब का रूल। तो जैकोबिन क्लब में क्या थे? सारे के सारे लेस प्रॉस्पेरस लोग थे। अब क्या हुआ? जैसे जैकोबिन क्लब हाथ, कह सकते हैं कि फॉल हुआ उसका, जो वेल्थियर मिडिल क्लास के लोग थे उन्हें तुरंत क्या हुआ? पावर को सीज कर लिया अपने हाथ में, सीज कर लिया पावर को अपने हाथ में। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। इसके बाद इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए। ठीक है। विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉस्पेरिट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो अभी तक जो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल मेंस ऑफ एज 21 ईयर्स ऑफ अबव रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ हैज द राइट टू वोट, उसको इन्होंने हटा दिया नए कॉन्स्टिट्यूशन में, और सिर्फ जो वेल्थियर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उन्हीं को अलाउ किया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इन्होंने फॉर्म किया। तो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, दीज वर देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। ठीक है। और उसके बाद वो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक डायरेक्टरी अपॉइंट करेगी, एक ग्रुप ऑफ, कह सकते हो कि लोग जो कि गवर्नमेंट की तरह वर्क करेंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरह वर्क करेंगे। ठीक है। एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स। तो डायरेक्टरी में कौन थे? डायरेक्टरी जो था, ठीक है, वो क्या था? वो था एग्जीक्यूटिव। लाइक जो सेपरेशन ऑफ पावर हमने देखी थी, इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई थी तो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो सेम थी, यानी कि जो किंग था उसकी एक एग्जीक्यूटिव, कह सकते हो, मेंबर होगी, टीम होगी, काउंसिल मेंबर होगी, और वो लोग रूल करेंगे ऑन द बेसिस, कह सकते हो कि ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। अब इसलिए क्या किया कि कह सकते हो कि जो
लेजिस्लेटिव जो वो थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको कहा लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो पार्ट बने लेजिस्लेचर का। फिर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपॉइंट करेगा डायरेक्टरी को। इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 5 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 5 मेंबर्स होंगे। और ये काम करेंगे एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव यानी जो भी नया कानून आएगा, कानून को इम्प्लीमेंट करने की पावर होगी डायरेक्टरी की। डायरेक्टरी में 5 मेंबर होंगे, ठीक है। ये इन्होंने नया रूल बनाया। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एक्सिक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। और इन्होंने चेंज इसलिए करा क्योंकि 5 मेंबर्स इसलिए रखे ताकि किसी एक मेंबर के पास अनलिमिटेड पावर ना आ जाए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना आ जाए। जैसे कि जैकोबिन क्लब जब पावर में आया तो उन्होंने रॉबेस्पियर को सारी पावर दे दी और फिर रॉबेस्पियर ने अपने हिसाब से काम करा, जिसको बोला जाता है द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। हाउएवर जो डायरेक्टर्स थे वो आपस में काफी बार क्लैश होता था और उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ भी काफी बार लड़ाई होता था। हु देन सॉट टू डिसमिस दैट, ठीक है। तो उसके बाद कह सकते हो डिसमिस कर दिया गया। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर। यानी कि जैसे ही डायरेक्टरी को अबॉलिश कर दिया गया बिकॉज उनके बीच में क्लैश हो रहे थे लोगों के और लेजिस्लेचर्स के बीच में, तो उसको हटा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही डायरेक्टरी को हटाया गया उसने एक मिलिट्री डिक्टेटर की फॉर्म ले ली। मिलिट्री डिक्टेटर मतलब जो मिलिट्री में एक पर्सन था जिसका नाम था नेपोलियन। आपने काफी बार नाम सुना होगा नेपोलियन। इसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। एंड ये मिलिट्री का पर्सन था। इसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली और अपने आप को मिलिट्री डिक्टेटर के फॉर्म पे स्टैब्लिश कर लिया, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। तो डायरेक्टरी रूल खत्म हो गया, अब मिलिट्री डिक्टेटर का रूल आ गया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखेंगे कि नेपोलियन किस तरीके से रूल करेगा, ठीक है। और मेन चीज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की आगे की है वो नेपोलियन के बेसिस पे ही है कि सारी चीजें। तो all these changes in the form of government, the ideals of freedom, equality before the law and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and rest of the Europe during the following century. तो ये जो आइडियाज थे कौन कौन से, हमने इसको पहले भी डिस्कस कर रखा है, कौन कौन से आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, फ्रेटर्निटी। इन आइडियल्स ने इंस्पायर करके रखा, ठीक है, और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को फ्रांस में और पूरे रेस्ट ऑफ द यूरोप में उस पूरी सेंचुरी में आफ्टर द 1790, ठीक है, उस पूरी सेंचुरी में इस आइडियाज ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को कह सकते हो कि पावर देती देती रही। ये आइडियाज लोगों को, ठीक है, मोटिवेट करते रही कि रेवोल्यूशन अभी भी कंटिन्यू हमें करना है, ठीक है, रेवोल्यूशन हमें अभी भी कंटिन्यू करना है। तो ये जो पार्ट था ये भी हम यही स्टॉप करते हैं। अब बात करते हैं वुमेन्स की। वुमेन्स का रोल क्या था रेवोल्यूशन में? वुमेन्स का क्या रोल था रेवोल्यूशन में? यानी अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या है, बन गया है, कह सकते हो कि उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली है। अब वुमेन्स का क्या रोल है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो इमेज है ये पेरिसियन वुमेन्स है और ये वर्सेलिस की तरफ जा रहे हैं। एक वुमेन है जो कि यहाँ पे घोड़े पे बैठी है, पीछे काफी सारी वुमेन्स हैं। This print is one of the many pictorial representation of the evening of 5th October 1789, ठीक है, when women marched towards Versailles। वर्सेले क्या था? एक बहुत ही शानदार पैलेस था लुई द 16 का, ठीक है, और brought the king back with them to Paris। और इन्हीं वुमेन्स ने क्या करा था, वहां का जो किंग था लुई द 16 उसको वहां से लेके आए थे, ठीक है, पेरिस में। तो वर्सेली के बारे, ये मतलब वुमेन्स की करेज यहाँ पे दिखाई गई, किस तरीके से वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग women were active participants in the events which brought so many important changes in the French society। तो कह सकते हो कि वुमेन्स का जो रोल था वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। दे होप्ड कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस करे ऐसे मेजर जिससे उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हो, वुमेन्स की लाइफ भी इम्प्रूव हो। तो हमेशा वो चाहते थे कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज किया जाए किसी भी तरीके से, जिससे कुछ आउटकम ऐसा निकले जो उनके लिए भी फ्रूटफुल रहे। तो मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट, ज्यादातर वुमेन जो है थर्ड एस्टेट की, हैड टू वर्क फॉर लिविंग, उनको काम करना पड़ता था अपना घर चलाने के लिए, ठीक है। दे वर्कड एज seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits, vegetables at the market or were employed as domestic servants in the house of prosperous people। तो क्या क्या काम करती थी वुमेन्स वो इस तरीके से है, उसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है।
कि क्या क्या काम करती थी उस टाइम पे वुमेन्स, तो मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। एजुकेशन का एक्सेस नहीं था और जॉब की ट्रेनिंग का भी एक्सेस उनके पास नहीं था। ओनली जो डॉटर्स थी नोबल्स की और वेल्दियर मेंबर्स की, उन्हीं के पास हक था, कह सकते हो, ऑफ द थर्ड स्टेट। नोबल्स की, वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट, कहाँ पे, कॉन्वेंट में पढ़ सकते थे। आफ्टर विच उनकी जो फैमिलीज थी उनके लिए मैरिज अरेंज करेंगी, ठीक है। सो एक प्रिस्क्राइब था सिर्फ वो डॉटर्स, वो बच्चियां जो थोड़ी वेल्दियर क्लास को हैं, ठीक है, बिलोंग करती हैं। उसके बाद वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। तो काम करने के बाद उनको अपनी फैमिलीज का ध्यान रखना पड़ता था, उनके लिए कुक करना पड़ता था, वाटर लाना पड़ता था, लाइन में लग के ब्रेड लानी पड़ती थी और अपने बच्चों की एजुकेशन करानी पड़ती थी। तो साथ साथ वर्किंग के, वर्क, केयर फॉर द फैमिलीज, ठीक है, ये सभी एक्टिविटीज वो करते थे तब। और उनके जो वेजेस थे, भले ही वो सेम काम कर रही हैं विद द मेंस, जो मेन काम कर रहे हैं वही सेम वो काम ही काम कर रहे हैं, बट उनके जो वेजेस थे वो काफी लोअर थे एज कम्पेयर टू दोज मेंस। सो इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस, ठीक है, डिस्कस करना और अपनी आवाज उठाना, वॉइस ऑफ इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। जैसे मैंने बोला था, जैसे जैसे जैकोबिन क्लब फेमस हो रहा था, वुमेन्स भी अपने क्लब फॉर्म कर रही थी ताकि उनकी जो आवाज है वो भी आवाज आगे आए। तो उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया वुमेन्स ने। और कह सकते हो अराउंड 60 वुमेन क्लब्स जो थे वो उभर के आए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंच सिटीज के अंदर। और सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, कह सकते हो, वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ देम। यानी कि जो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस थे, मतलब कह सकते हो कि सबसे ज्यादा फेमस हुए, उनका नाम था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। एंड वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स, ठीक है, उनके वन ऑफ द मेन डिमांड्स क्या थी, ठीक है, दैट वुमेन एंजॉय सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। यानी वुमेन्स को जो पॉलिटिकल राइट मिलेगा वो सेम मिले एज मैन, यानी मेंस को जो मिल रहा है वैसे ही उनको भी मिले। लाइक अगर वोटिंग का अधिकार मिल रहा है तो उनके पास भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, एजुकेशन का राइट है, जॉब ट्रेनिंग का राइट है, तो वो भी उनको मिलना चाहिए। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बिकॉज उसने क्या करा, उनको एक पैसिव सिटीजन की तरह ट्रीट करा। लाइक बात की गई थी कि कुछ एक्टिव सिटीजन थे, कुछ पैसिव सिटीजन थे, तो पैसिव कैटेगरी में वुमेन्स को भी रखा गया। तो इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थी वुमेन्स और उन्होंने डिमांड करा राइट टू वोट, उनको भी वोटिंग का अधिकार मिले, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, यानी असेंबली में वो भी इलेक्ट हो पाए और पॉलिटिकल ऑफिस को वो भी होल्ड कर पाए, ऐसी उनकी मंशा थी, ठीक है। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, एंड तभी उनका जो इंटरेस्ट था नई गवर्नमेंट में वो अच्छे से हो पाता, रिप्रेजेंट हो पाता, ठीक है। इन द अर्ली रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्ड इम्प्रूव देयर लाइफ्स ऑफ वुमेन, ठीक है। तो अर्ली जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी, जब रेवोल्यूशन आया था, नेशनल असेंबली बनी, जैकोबिन क्लब बना, उन लोगों ने वुमेन्स के लिए कोई भी अधिकार नहीं दिए, ठीक है। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, ठीक है। जैसे जैसे स्कूल्स बने तो स्कूलिंग जो है कंपलसरी कर दी जाए ऑल गर्ल्स के लिए। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज, और अब जो है, जो उनके फादर्स है उनको मैरिज में फोर्स नहीं कर सकते, चाइल्ड मैरिज में, अगेंस्ट देयर विल। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सेंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, ठीक है। और जो मैरिज है वो एक सेंट्रल सब्जेक्ट हो, मतलब जिसमें उसको रजिस्टर करा जाए सिविल लॉ की तरह। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, और डाइवोर्स जो जैसी जो लॉ है उसको लीगल बनाया जाए कि हाँ वो भी एक ऑप्शन होना चाहिए गर्ल्स के पास, अगर उनकी जो मैरिज है वो फ्रूटफुल नहीं है तो उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन्स एंड मेंस, दोनों। वुमेन्स कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन अ स्मॉल बिजनेस। तो ये सारी जो कह सकते हो कि डिमांड्स थी वो थी वुमेन्स की, और ये हुआ भी, ठीक है। तो जो वुमेन्स का जो स्ट्रगल था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो कंटिन्यू रहा, ठीक है। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जब रेन ऑफ टेरर था, यानी रॉबेस्पियर जब अपनी मनमानी कर रहा था, नई गवर्नमेंट ने इशू करे लॉज जिसमें क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब को किया गया, मतलब जो वुमेन्स क्लब है उनको बंद कर दिया जाए, बैन कर दिए उनकी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, और काफी सारी प्रोमिनेंट वुमेन्स को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है।
ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। अर्ली अर्ली जब नेशनल असेंबली बनी तब ये सारी चीजें हो चुकी थी, ये सब सारी चीजें उनको मिली, ये सब सारी चीजें। बट जैसे ही रॉबर्ट्सवेयर की गवर्नमेंट आई, उसने क्या करा, उसने वुमेन्स के क्लब को बंद कर दिया गया, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया, काफी प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और काफी सबको तो एग्जीक्यूट मार दिया गया, ठीक है। तो वुमेन मूवमेंट्स जो वोटिंग राइट्स के लिए थी, इक्वल वेजेस के लिए थी, वो कंटिन्यू रही अगले 200 सालों तक, ठीक है, काफी सारी कंट्रीज में वर्ल्ड की। द फाइट फॉर द वोट was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and late 20th centuries। और जो ये वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार था, जिसको सफरेज राइट कहते हैं, इसकी जो फाइट थी ये चलती रही और काफी सारे नए फॉर्म ऑफ कह सकते हो मूवमेंट्स निकली, जैसे कि इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। And example of political activities or French women during the revolutionary years was kept alive as the inspiring memory। And finally 1946 में जाके वुमेन्स को फ्रांस में वोटिंग का अधिकार मिला, ठीक है। वुमेन्स को 1946 में जाके वोटिंग का अधिकार मिला, यानी आप देख सकते हो 1789 में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आ गई थी और वुमेन्स को कब्जा के राइट मिला 1946 में। अराउंड 200 इयर्स का गैप था वुमेन्स को उनके राइट को मिलने में, यानी एक काफी लंबा समय लगा वुमेन्स को अपने वॉइस को आगे लाने में, ठीक है, और अपने राइट्स को फुलफिल करने में, ठीक है। यहाँ पे एक स्टोरी है, द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन, जिनका नाम था ओलंपे डे गॉर्जिस। 1748 से 1793 तक ये वुमेन्स थी, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी इन द रेवोल्यूशनरी फ्रांस। उन्होंने प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस, क्योंकि वहां पे वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेंस एंड वुमेन। तो उसमें देखो जाओगे तो ज्यादातर जो प्रोविजंस हैं वो मेंस के लिए, ठीक है। उनको वुमेन्स को बेसिक राइट नहीं मिला दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड। तो इन 1791 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ना कि मैन एंड सिटीजन। देखो नाम क्या है यहाँ पे, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, उन्होंने चेंज करके लिखा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, नाम चेंज कर दिया। और इन्होंने एड्रेस करा टू द क्वीन एंड टू द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और डिमांड करी दैट दे एक्ट अपॉन इट, उसके ऊपर वर्क करें। और 1793 में ओलंपे डे गॉर्जिस क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट, जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर लीडर था, उसको क्रिटिसाइज करा काफी ज्यादा, क्योंकि उसने पॉलिटिकल मूवमेंट्स को बंद करा दिया था वुमेन्स की, उनके क्लब्स को बंद करा दिया था और प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स को एग्जीक्यूट भी करा। तो फोर्सबली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब, शी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन, was charged with treason soon after she was executed। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स वुमेन्स लीडर में इनका भी नाम था ओलंपे डे गॉर्जिस का, और इनको भी पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया बाय अ ट्रायल कोर्ट, ठीक है। ये कुछ राइट्स हैं जो कि ओलंपे डे गॉर्जिस ने अपने डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन्स एंड सिटीजंस में लिखा था, जिसमें उन्होंने वुमेन्स के लिए कुछ राइट्स लिखे, लाइक वुमेन जो है बॉर्न फ्री है और रिमेन इक्वल रहनी चाहिए इन द मैन ऑफ राइट्स, मैन इन राइट्स जैसे मैन है। गोल जो होना चाहिए पॉलिटिकल एसोसिएशन का वो होना चाहिए प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मेन बोथ, नॉट सिर्फ मेन, बोथ वुमेन्स एंड मेन। और ये जो राइट्स है लिबर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एंड अबव ऑल रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, कोई भी तरीके का ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट लॉ होने चाहिए। और थर्ड के द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेन रिसाइड इन द नेशन, यानी जो भी सोवरेनिटी है, जो भी पावर है कंट्री की, वो नेशन में होनी चाहिए, विच इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ बोथ वुमेन एंड मैन, बोथ वुमेन और मैन दोनों की मिलके जो कह सकते हो कि लोगों की पावर है, उसी से नेशन जो है सॉवरन बनना चाहिए। और द लॉ शुड बी एक्सप्रेस द जनरल विल, ऑल फीमेल male citizens should have a say in either personally or their representative in its formulation, it should be the same for all female and male citizens are equally entitled to all the honors and public employment according to their abilities without any own distinction, other distinction that they had their talents, ठीक है। और नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन, कोई भी वुमेन अलग नहीं है। शी इज एक्यूज्ड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द केस डिटरमाइंड बाय द लॉ, वुमेन लाइक मैन ओबे द रिग्रेस लॉ। और अगर वुमेन कोई गलती करती है, कोई लॉ तोड़ती है, कोई लॉ वॉयलेट करती है, तो उसको भी सेम पनिशमेंट मिले एज मैन, ठीक है। हर चीज में वुमेन्स और मेंस को इक्वल राइट मिलना चाहिए और पनिशमेंट भी इक्वल मिलनी चाहिए, यही उनका मोटिव था डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन एंड मैन लिखना, ठीक है। अब हम देखते हैं ये पिक्चर, ठीक है, वुमेन क्विंग अप
एट द बेकरी, यानी बेकरी के बाहर वुमेन्स ने लाइन लगा रखी है फॉर टेकिंग द ब्रेड लेने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि स्लेवरी का एबॉलिशन कैसे हुआ, स्लेवरी की क्या कंडीशन थी, गुलामों की क्या कंडीशन थी, और उनका एबॉलिशन कैसे हुआ। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रीजन वाज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, जैकोबिन क्लब ने काफी गलत काम भी किए, बट एक अच्छा काम करा कि उन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, फ्रेंच कॉलोनीज में, कॉलोनीज इन द कैरिबियन, जो कैरिबियन कंट्रीज हैं, फ्रेंच की कॉलोनीज बनी हुई थी वो, जैसे कि मार्टिनिक्यू, Guadeloupe, San Domingo were important suppliers of commodities like tobacco, indigo, sugar and coffee। ये सारी कॉलोनी से ये सारी चीजें लाइक टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी वहां से फ्रांस में आता था। बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस। बट वो जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस का मन नहीं था यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाके काम करना और ये सभी चीजें उगाना। तो इससे क्या हुआ कि जो लेबर है उसकी शॉर्टेज होने लगी वहां पे प्लांटेशन साइट्स में। सो दिस वाज मेड बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। तो वहां पे इसकी फुलफिलमेंट करने के लिए कि लेबर की जो शॉर्टेज है, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलाया गया। कहाँ कहाँ? अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे तीनों कंट्री से जो स्लेव्स थे, जो गुलाम थे, उनका ट्रेड होने लगा हर कंट्री में एक दूसरी जगह पे, ताकि जो कह सकते हैं सप्लाई है टबैको की, इंडिगो की, शुगर की, कॉफी की, वो प्रॉपर रहे, लेबर की शॉर्टेज ना हो। जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ वॉर्डियक्स और नांटेस द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉट सेव्स एंड लोकल चिफ्स। तो जो फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे नेवी के, वो दूर दूर तक विजिट करने लगे, लाइक पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियक्स और नांटेस जो अफ्रीकन कोस्ट में, अफ्रीका की कोस्ट पे है, वहां पे वो क्या करते थे, लोकल चीफ से स्लेव्स को खरीदते थे। ठीक है, गुलामों को खरीदते थे, उनको ब्रांड लगाते थे, उनको शैकल करते थे, उनको बंदी बनाते थे। स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, शिप्स में उनको भरा जाता था फॉर 3 month लॉन्ग वॉयजेस अक्रॉस अटलांटिक टू द कैरिबियन, और अटलांटिक ओशन से कैरिबियन आइलैंड्स तक उनको लेके जाया जाता था। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और जो टोबैको, शुगर ये सब उगाते हैं, उनके ओनर्स को इन स्लेव्स को बेचा जाता था कुछ प्राइस में। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। एंड ये स्लेव जो थे वहां जाके काम करते थे, और जो जरूरतें थी लाइक शुगर, कॉफी, टोबैको, इंडिगो की, वो सभी जरूरतें फिर पूरी होती थी यूरोपियन मार्केट्स में। पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डियक्स एंड नांटेस ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। और कह सकते हो कि बॉर्डियक्स और नांटेस जो थे, वो काफी ज्यादा फेमस भी हुए थे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आई थी बिकॉज ऑफ द फ्लरिशिंग ट्रेड, स्लेव का ट्रेड होता था इस वजह से। यहाँ पीछे देख सकते हो कि आप स्लेव्स की फोटो देख सकते हो। सो थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, पूरे 18th सेंचुरी में देयर वर लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ द स्लेवरी। स्लेवरी का क्रिटिसिज्म कहीं नहीं हुआ, किसी ने भी स्लेवरी को क्रिटिसाइज नहीं किया इन फ्रांस। तो नेशनल असेंबली ने काफी लंबी लंबी डिबेट्स करी अबाउट वेदर की राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन को फ्रेंच सब्जेक्ट के साथ साथ क्या उनके इनकी कॉलोनीज में भी डालना चाहिए, लाइक जो कैरिबियन आइलैंड्स में कॉलोनीज थी इनकी, वहां पे भी इनको डालना चाहिए। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। उन्होंने ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया कि स्लेव्स को भी ये अधिकार मिलना चाहिए, लाइक जो कॉलोनीज है वहां पे जो स्लेव्स काम कर रहे हैं उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा कोई उन्होंने लॉ पास नहीं करा नेशनल असेंबली में, क्योंकि वो डर गए थे ताकि कहीं उनको अपोजिशन ना मिलने लगी फ्रॉम द बिजनेसमैन जिसकी इनकम से स्लेव ट्रेड चल रहा था। ठीक है, जो कि उनकी जो इनकम थी वो डिपेंडेंट थी स्लेव ट्रेड पे। इट वाज फाइनली कन्वेंशन व्हिच इन 1794 लीगलाइज्ड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। और 1794 के अंदर जाके एक फ्रेंच कन्वेंशन लाया गया बाय द जैकोबिन क्लब, जिसके अंदर सारे ही सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। ठीक है, दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, एक शॉर्ट टर्म मेजर था, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन जब पावर में आया उसने स्लेवरी को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी तक नेपोलियन बोनापार्ट बना था, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट के बाद नेपोलियन बना क्योंकि डायरेक्ट रूल आया, उसके बाद नेपोलियन ने मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दी। तो उस टाइम तक तो नहीं था, 1794 से जब तक नेपोलियन था उस टाइम तक तो नहीं था। जब नेपोलियन बना मिलिट्री डिक्टेटर तो उसने वापस स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसके बाद प्लांटेशन ओनर्स समझ गए कि फ्रीडम
as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. तो जो नीग्रोस थे, एक टर्म यूज किया जाता है इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका, सॉर्ट साउथ ऑफ सहारा, सहारा के साउथ में एक जगह है, वहां के लोगों को नीग्रोस कहा जाता है। ये एक डेरोगेटरी टर्म है, ठीक है, एक डेरोगेटरी टर्म की तरह यूज किया जाता है, नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर, ठीक है। और इमेंसिपेशन क्या होता है कि द एक्ट ऑफ फ्री, यानी फ्री कर देना, पर्सन को फ्री कर देना। तो जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो समझ गए थे कि अंडरस्टूड देयर फ्रीडम इज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव फ्री। तो प्लांटेशन ओनर्स की जो फ्रीडम है वो किस में है, जब तक वो स्लेव्स बना के रखेंगे नीग्रोस को, ताकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरा होता रहे। बट अल्टीमेटली स्लेवरी जो है फाइनली अबॉलिश कर दी फ्रेंच कॉलोनीज ने इन 1848, ठीक है, 1848 में फाइनली उसको अबॉलिश कर दिया गया। ये जो पीछे इमेज है ये है इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स। दिस प्रिंट of 1794 described the emancipation of slaves. The tricolor banner on the top carries the slogan "The Right of Man." The inscription below reads, "The freedom of the unfree." A French woman prepares to civilize the African and the American Indian slaves by giving them European clothes to wear. तो जब 1794 में लॉ कन्वेंशन पास हुआ जिसके अंदर स्लेव्स को फ्री कर दिया गया, उसके बाद वो अपनी खुशी दर्शाते हुए एक इमेज बनाई गई है जिसमें उनका इमेंसिपेशन, उनको फ्री कर दिया गया है, जो दिख रहा है, और एक यूरोपियन वुमेन्स जो है वर्क कर रही है, उनके लिए कपड़ा बना रखा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने को मिली। बट जैसे कि हमें पता है स्लेवरी वापस आ गई थी 10 साल बाद, ठीक है, जब नेपोलियन बना, नेपोलियन ने वापस स्लेवरी लाई। अल्टीमेटली ये 1848 में जाके अबॉलिश कर दी गई थी स्लेवरी। अब हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन एवरीडे लाइफ में कैसा था, हर लोगों की आम जिंदगी में कैसे रेवोल्यूशन था, उन्होंने किस तरीके से रेवोल्यूशन किया, अब वो समझेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वियर? क्या पॉलिटिक्स जो हम कपड़े पहनते हैं वो चेंज कर सकती है? द लैंग्वेजेस दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? द इयर्स फॉलोइंग 1739 के बाद जो फ्रांस में हुई चीजें, उससे देखा गया कि क्लोथ भी चेंज हुए, जो लोग बोल रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, वो भी चेंज हुआ। मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मेन, वुमेन, चिल्ड्रन। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate their ideals of liberty, equality into everyday practice. And जो revolutionary government थी, उसने सोचा कि ये हमारा अधिकार है कि हम बताएं कि किस तरीके से लॉ पास होंगे जिसमें वो ट्रांसलेट करते हैं अपने आइडिया ऑफ लिबर्टी को, इक्वालिटी को, यानी उनके हिसाब से लिबर्टी क्या है, उनके हिसाब से इक्वालिटी क्या है। One important law that came into effect after the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. उन्होंने सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया, यानी अभी तक जो अधिकार रोकथाम लगी हुई थी मीडिया पे कि ये आप नहीं छाप सकते बुक्स में, ये नहीं लिख सकते न्यूज़पेपर्स में, उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया गया। इन द ओल्ड रिजीम जो भी ऑल रिटर्न मटेरियल और कल्चरल एक्टिविटीज थी लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेस, उनको पब्लिश कर दिया सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं ओनली आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। यानी कि पहले ये था ओल्ड रिजीम में कि कोई भी नया लॉ है या कुछ भी है जिसको कह सकते हो कि जो लाइफ अफेक्ट करेगा लोगों की डायरेक्टली, उसको एक पर्टिकुलरली सेंसरशिप के थ्रू गुजरना पड़ता था, यानी किंग अगर ऑथराइज करेगा तो ही आप उसको छाप सकते हो। लाइक पहले आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब टुडे मॉडर्न आइडियाज को आप नहीं छाप सकते अकॉर्डिंग टू द किंग, बिकॉज ये डायरेक्टली जो है कन्फ्रंट करेगा किंग की अथॉरिटी को। लेकिन अब जो डिक्लेरेशन आया और द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, उसने प्रोक्लेम करा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो तो सेंसरशिप को हटाना पड़ेगा, बिकॉज किसी के लिए किसी को अच्छी सही इंफॉर्मेशन देना भी फ्रीडम का ही पार्ट है। एक नेचुरल राइट बन गया, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स टाउन्स में फ्रांस के आने लगी, ठीक है। फ्रॉम दे वे ट्रेवल्ड रैपिडली फ्रॉम द कंट्री साइड, और कंट्री साइड के इलाकों से वो जो सारी पिक्चर्स थी वो आने लगी कि वहां पे किस तरीके से सिचुएशन है। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स, और जो चेंजेस फ्रांस में हो रहे हैं वो सब लोगों ने देखे थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू पैम्पलेट्स, क्योंकि अब सेंसरशिप हटा दी गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू वो सारी चीजें अब लोगों के तक पहुंच रही थी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस, यानी कि अपोजिंग व्यूज, अगर नेशनल गवर्नमेंट है या नेशनल असेंबली के अगर कोई व्यूज है जो उसके खिलाफ है तो उसको भी पब्लिश कर सकते हैं, बिकॉज फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम है एक्सप्रेशन की। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, ठीक है।
जो फेवर में थे और जो अपोजिशन में थे, दोनों साइड अपना पक्ष रखने लगी थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर्स। प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव पोजेशंस ने अट्रैक्ट करा काफी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। दिस वाज वन ऑफ द वे दैट दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई वो आइडियाज लाइक लिबर्टी, जस्टिस, जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स लिखा करते थे, लाइक रूसो, ठीक है, मोंटेस्क्यू अपने पैम्पलेट, अपनी बुक्स में wrote about it the lengthy text which only a handful of educated people could read। लेकिन इन सबको पढ़ने वाले भी काफी कम लोग थे, क्योंकि सभी लोग फ्रांस में पढ़े लिखे नहीं थे। The patriotic fat reducing press, this anonymous print of 1796 to make the idea of justice tangible। ठीक है, तो ये एक इमेज है एंड ये दर्शा रही है कि अब प्रिंट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। ठीक है, ये पीछे इमेज देखिए, ठीक है, ये एक मेरिट है जो एड्रेस कर रहे हैं लोगों को। दिस इज पेंटिंग बाय लुइस लेपोर्ट बॉयली। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द मेरिट इन दिस चैप्टर, डिस्क्राइब द सीन अराउंड हिम। तो ये एक एक्टिविटी है, ये सेलों के बाहर क्या कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं कोई चीज के ऊपर, लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात होगी, वही चीज डिस्कस कर रहे हैं एंड काफी लोग इसमें खुश भी हैं। ठीक है, तो ये देखा जाता है। कंक्लूजन देखें क्या हुआ कि 1804 में हमने देखा था कि डायरेक्टरी रूल खत्म हो गया था, अबॉलिश कर दिया गया था, एंड उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटरशिप का रूल आ गया था, जिसका लीडर कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। ठीक है, अपने आप को उसने एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। और उसने अगल बगल के राज्य लाइक ऑस्ट्रिया, प्रशिया और ऐसे यूरोपियन कंट्रीज जो कि लुई XVI के फ्रेंड थे, उनको क्या करा, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और वहां पे जब वो कैप्चर कर लेता था तो अपने ही किसी फैमिली मेंबर को वहां का राजा बना देता था। ठीक है, नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, और वो अपने आप को क्या सोचता था कि वो यूरोप का एक मॉडर्न बंदा है, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, जो यूरोप को मॉडर्न करने आया है। ठीक है, he introduced many laws like protection of private property and a uniform system of weights and measures। ठीक है, and provided by decennial system, decimal system को प्रोवाइड करा, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को लाया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजर्स लाया। ठीक है, इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज लिबरेटर, शुरुआत में लोगों को लगा कि ये हमारे लिबरेशन का काम करेगा, हमको आजादी देगा, he would bring freedom to the people। बट सोन जो नेपोलियन की आर्मीज थे came to be viewed everywhere as an invading force। बाद में जो नेपोलियन की आर्मी थी, सब लोग उनको देखते थे एज अ इन्वेडिंग फोर्स, कि वो उनकी टेरिटरी में इन्वेड कर रहे हैं और डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। He was finally defeated at Waterloo in 1850। तो बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 के अंदर जो नेपोलियन है वो हार जाता है। ठीक है, एंड many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on the people long after Napoleon had left। ठीक है, एंड इसने जो भी कार्य किए थे, वर्क करे थे, उसका इम्पैक्ट काफी लंबे समय तक लोगों तक रहा आफ्टर हिट्स डिफीट ऑल्सो। तो ये जो लिबर्टी के आइडियाज थे, डेमोक्रेटिक के आइडियाज, डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडियाज थे, वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो जो फ्रांस की लेगेसी है उसका पार्ट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट है। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम जो थे वो थे। कह सकते हो कि नेपोलियन शुरुआत में अच्छी तरीके से काम कर रहा था, बट आफ्टर सब पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पहले वो लिबरेटर था, बट बाद में लोगों ने उसको देखा कि वो एक इन्वेडिंग फोर्स की तरह वर्क कर रहा है, और इसी की वजह से वो वाटरलू की बैटल में हार भी जाता है। ठीक है, 1815 में, एंड उसके बाद उसके काफी आइडियाज जो है प्रचलन में रहे भी। और ये भी हमने देखा कि जो फ्यूडल सिस्टम था, लेकिन पिक्चर जो है पीछे नेपोलियन की थी, जब वो एल्प्स माउंटेन, जो यूरोप की माउंटेन्स है इटली में, एल्प्स माउंटेन्स, उनको क्रॉस कर लेता है। ठीक है, तो उसके बाद ये पिक्चर बनाई गई थी। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था, इसको जब अबॉलिश कर दिया गया, तो colonized peoples revoked the idea of freedom from bondage into the movements to create a sovereign nation state। Also कुछ ऐसे राजा थे लाइक इंडियन रूलर्स थे, लाइक टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, वर द टू इंडियन एग्जांपल्स, जो कि काफी ज्यादा प्रभावित थे नेपोलियन के आइडियाज से और उसके आइडियाज पे रिस्पॉन्ड भी किया था। और रेवोल्यूशनरी फ्रांस में
कह सकते हो नेपोलियन काफी फेमस बन के उभर के भी आया था और उसने काफी सारी टेरिटरी को एक्वायर भी किया था। तो इसी के साथ कह सकते हो कि ये जो लोग थे इन्होंने काफी, जो नेपोलियन था इसने काफी ज्यादा इंस्पायर किया था अदर लीडर्स को भी, ताकि वो आवाज उठा सके अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बना रखा था काफी कंट्रीज को लाइक इंडिया। तो नेपोलियन जो था उसका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ था, और 1815 में वो हार गया उनसे। लेकिन इसने काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी आइडियाज को कह सकते हो कि पहुंचाया दूर दराज इलाकों में लाइक इंडिया। ठीक है, इंडिया के काफी लोग लाइक टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, कह सकते हो वन वन ऑफ द दोस्त जो इंस्पायर थे इसके न्यू आइडियाज से, जो कि स्प्रेड कर रहे थे थ्रू आउट द यूरोप एट दैट टाइम। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था एंड लेटर द जुलाई रेवोल्यूशन, इसने एक्साइट किया था इनकी इमेजिनेशन को। ठीक है, तो इसके साथ हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी का। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, जो नोट्स हैं हमारे उसको एक बार डिटेल से डिस्कस कर लेंगे जल्दी से, ताकि हमें एक समरी मिल जाए कि हमने जो पढ़ा हमारा पूरा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एक समरी के फॉर्म में। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था एक बार वो देख लेते हैं। इसके बैकग्राउंड हमने देख लिया कि जो लुई द 16 था 1774 में वो बना किंग ऑफ फ्रांस, और एट द एज ऑफ जस्ट 20 ईयर्स, वो सिर्फ 20 साल का था। ठीक है, उसने मैरी एंटोनियो जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी उसके साथ मैरी किया, एंड बट बोथ वर अनपॉपुलर फॉर देयर एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल व्हाइल पीपल स्टार्व। लेकिन इस टाइम पे काफी लोग जो थे भूखमरी से मर रहे थे। उस टाइम पे ये काफी ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे। ठीक है, अपने एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट जो कि वर्सैली में था, तो इस पे काफी लोग दुखी थे। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों था, क्योंकि फ्रांस की ट्रेजरी एम्प्टी थी जब ये राजा बना, क्योंकि फ्रांस ने 7 ईयर वॉर में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटेन। फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट जो अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने इन्होंने प्रोवाइड करा उनको, उसमें भी इनकी काफी ज्यादा ट्रेजरी खाली हो गई। और जो वर्सैली में जो पैलेस था और कोर्ट था और रॉयल आर्मी थी, उसके भी खर्चे काफी ज्यादा थे जो कि इसी ट्रेजरी से जा रहे थे। और इन्होंने 2 बिलियन लाइवर का जो डेट लिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था ऑन द ट्रेजरी। ठीक है, उसका इंटरेस्ट 10% था, हर साल 10% इंटरेस्ट जाता था। ओल्ड रिजिम में देखा जाए, जिसको एंशिएंट रिजिम कहते हैं, वहां की डिवाइडेड सोसाइटी जो थी डिवाइडेड थी 3 एस्टेट में। फर्स्ट एस्टेट थी क्लर्जी, जो 10% ऑफ द लैंड ओन करती थी। ठीक है, कलेक्टिव तिथिस टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स, और इनको टैक्स नहीं देना होता था, ये चर्च के लोग थे। सेकंड एस्टेट जिसको नोबिलिटी कहते हैं, ये 30% ऑफ द लैंड ओन करते थे, और इनके पास फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, लाइक ये सर्वेंट्स को रख सकते हैं अपने पास, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, और उनसे काम करा सकते हैं, और इनको भी टैक्स नहीं देना होता था। और थर्ड एस्टेट जो थी पीजेंट्स, वर्कर्स और बुर्जुआसी लोग थे जो बिजनेसमैन थे, 90% ऑफ द पॉपुलेशन थी, ये टैक्स पे करते थे, जिसका नाम था टेले। और काफी सारे न्यूमरस इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करते थे, लाइक सॉल्ट के ऊपर टैक्स, टोबैको के ऊपर, ब्रेड के ऊपर। तो जो एंटायर टैक्स बर्डन था वो थर्ड एस्टेट के ऊपर था। बात करें सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो पॉपुलेशन जो थी वो 23 मिलियन 1715 से बढ़ के 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। फूड की जो सप्लाई थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब जो डिमांड जितनी उसके हिसाब से फूड सप्लाई नहीं थी, जिससे ब्रेड की शॉर्टेज होने लगी। इससे क्या हुआ, सीरीज ऑफ बैड हार्वेस्ट भी हुए 1780s के अंदर ड्रॉट की वजह से, जिससे सप्लाई और कम हो गई और डिमांड तो बढ़ी ही रही थी, और उससे प्राइसेस और ज्यादा बढ़ने लगे। इससे आया सबसिस्टेंस क्राइसिस, जिससे वेजेस जो थे स्टेगनेंट हो गए, लेकिन प्राइस जो थे एसेंशियल कमोडिटीज लाइक ब्रेड उसके काफी ज्यादा बढ़ने लगे। इससे क्या हुआ, लोग अपना खाना नहीं खरीद पाते थे, काफी लोग मर रहे थे, तो डिस्कंटेंट निकल के आया। पीजेंट्स के ऊपर हाई टैक्स था, फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे। अर्बन वर्कर्स के पास लो वेजेस मिलते थे और प्राइसेस काफी ज्यादा हाई थे। और मिडिल क्लास वेल्दी थी बट उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, एमरजेंस हुआ मिडिल क्लास का, और नए नए आइडियाज निकल के आए, लाइक बुर्जुआसी मिडिल क्लास जो थे, लाइक मर्चेंट्स, लॉयर, प्रोफेशनल्स और मैन्युफैक्चरर्स, ये वेल एजुकेटेड थे, और ये इन्फ्लुएंस थे एनलाइटमेंट फिलोसफर से, लाइक जॉन लॉक, जो अपोज करते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की को और एडवोकेट करते हैं नेचुरल राइट्स को। ठीक है, नेचुरल राइट्स को एडवोकेट करते हैं रूसो, जिन्होंने अपनी बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लिखी थी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है बेस्ड होनी चाहिए ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नड, लाइक पीपल, यानी लोगों से कंसेंट लेने के बाद गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। और एक मॉन्टेस्क्यू थे, जिन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, कि पावर जो है सेपरेट होनी चाहिए बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे आइडियाज कहाँ पे स्प्रेड होते थे, सैलॉन्स में, कॉफी हाउसेस में, बुक्स और पैम्पलेट्स के द्वारा।
आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशन का 1789 में। लोग भड़क गए इस टाइम पे बिकॉज एस्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई थी लुई द 16 ने बुलाई थी आफ्टर 175 ईयर्स, उसमें टैक्स रेज करने का कंसेप्ट था। वोटिंग सिस्टम ये था कि ईच स्टेट हैज वन वोट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट ऑलवेज डोमिनेटेड बिकॉज वो कभी नहीं चाहेंगे कि टैक्स ना बढ़े, वो चाहेंगे कि टैक्स बढ़े। और थर्ड स्टेट इसके खिलाफ थी। तो थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने डिमांड करा कि वोटिंग जो है बेस्ड होनी चाहिए ऑन द हेड, यानी कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ना कि बेस्ड ऑन द स्टेट। ठीक है, तो इस पे लुई 16 ने मना कर दिया कि हम इस वाले वोटिंग सिस्टम को नहीं ला सकते। तो इसी वजह से वो लोग वॉकआउट करते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को वो ओथ लेते हैं दैट दे स्वोर नॉट टू सेपरेट अंटिल दे हैव ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जब तक अलग नहीं होंगे, नेशनल असेंबली कंटिन्यू रहेगी जब तक वो खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। फिर वो 14 जुलाई 1789 को बेस्टिले का जो प्रिजन है उसको तोड़ देते हैं। बेस्टिले एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, एक सिंबल था रॉयल डेस्पोटिज्म का। ठीक है, यहाँ पे प्रिजनर्स को छुड़ा दिया गया, यहाँ की जो कैदी थे वहां के गार्ड्स को किल कर दिया गया। आइकॉनिक इवेंट था, रेवोल्यूशन की स्टार्ट यहाँ से हुई। फिर बात हुई ग्रेट फियर। कंट्री साइड में पीजेंट्स को लगा कि क्यूटेक्स में कह सकते हो कि मतलब क्या कहते हैं कि जो वहां के जो नोबल हैं, वहां के जो ब्रिगेड्स हैं वो अटैक करेंगे और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पीजेंट्स डर के मारे क्या करते हैं, क्यूटेक्स पे हमला कर देते हैं, वहां की ग्रेनरीज को लूट लेते हैं और फ्यूडल रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली एबॉलिश कर देती है सारे के सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस को और चर्च की लैंड को भी कन्फिस्केट कर लिया जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है 1791 में, यानी कि इसके बाद लुई 16 मान लेता है कि हाँ मैं तैयार हूँ कॉन्स्टिट्यूशन मानने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में लिमिटेड कर देता है मोनार्की को और लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती है जिसमें किंग ओनली एग्जीक्यूटेड देम। ठीक है, जिसको सिर्फ किंग बना कर सकता है एग्जीक्यूट। सिटीजन्स डिवाइड हो जाते हैं एक्टिव सिटीजन्स में, जिसमें 25 साल से ऊपर के जो मेंस हैं उनको अधिकार है टू बी अ पार्ट ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। ऑल्सो उनके पास टैक्स पे करने की पावर होनी चाहिए जो कि 3 डे की वेजेस होंगी, उनके पास ही वोटिंग राइट होगा। और पैसिव सिटीजन्स वो होंगे लाइक वुमेन, पुअर मैन जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। फिर डिक्लेरेशन ऑफ मैन और राइट्स ऑफ मैन वो सिटीजन्स आता है जिसके अंदर नेचुरल राइट्स होते हैं लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी, प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारे राइट्स जो है मिलते हैं। और उन्होंने कहा कि जो सॉवरेनिटी है वो किसको बिलोंग करती है, नेशन को बिलोंग करती है। एंड नेशन में कौन लोग रहते हैं, जो पीपल रहते हैं, वहीं से पावर डिराइव होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये कुछ ऐसे राइट्स थे जो लोगों को मिले। ठीक है, अब फ्रांस बन गया रिपब्लिक इन द 1792 और 93 में। ठीक है, क्योंकि अब क्या कहता है, रॉबिस्फेयर ने फ्रांस में लुई 16 को मार दिया और उसके बाद क्या किया, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाए। फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया और प्रशिया बिकॉज लुई 16 जो है सीक्रेटली उनके साथ नेगोशिएट कर रहा था। एक नेशनल एंथम मार्सिलियास जो वॉलंटियर्स के द्वारा गाई गई और एक रेडिकल ग्रुप जन्मा जिसका नाम था जैकोबिन, जिसमें रॉबिस्फेयर जो थे एक लीडर थे, उसको सपोर्ट किया गया था, सपोर्ट बाय द सैंस लोटस कॉमन वर्कर्स। 10 अगस्त 1792 को मोनार्की को सस्पेंड कर दिया गया और टूरिस्ट के पैलेस को स्टॉर्म कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया और उस पर हमला हुआ। नेशनल कन्वेंशन ने डिक्लेयर करा फ्रांस को एक रिपब्लिक और लुई 16 को ट्रेजन के जुर्म में उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया जनवरी 1793 को। ठीक है, उसके बाद रॉबिस्फेयर का रेन ऑफ टेरर जो है वो स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1793 टू 1794। रॉबिस्फेयर रूल्ड हार्शली, इसने कोई भी एनिमी जो इसको सस्पेक्ट लगता था उसको मार देता था, गोलीटर कर देता था, नोबल्स हो, क्लर्जी हो और इवन उसके खुद के मेंबर्स जो थे जैकोबिन क्लब के उनको भी ये मार देता था। इकोनॉमिक कंट्रोल ये था कि इसने ब्रेड के जो प्राइस था उसको राशन कर दिया, मीट को राशन कर दिया। और इक्वालिटी ब्रेड जिसका नाम था पेन डी गेलाइट, ये सबके लिए इंट्रोड्यूस करा कि सब लोगों को यही खाना है। रिलीजन डिस्करेज्ड, चर्चेस को बंद कर दिया और नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस करा। जुलाई 1794 में रॉबिस्फेयर को एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसका जो रेन ऑफ टेरर था वो एंड हो गया। उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया और राइज ऑफ नेपोलियन हुआ। क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1794 में उसमें पावर किसको दी गई, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया 1795 में तो पावर दी गई 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को और एग्जीक्यूटिव पावर दी गई डायरेक्टरी को जिसमें 5 एग्जीक्यूटिव थे, 5 मेंबर्स थे। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, करप्शन
काफी ज्यादा था। इसकी वजह से क्या हुआ, जो डायरेक्टर थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद जर्मन नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री रूलर था, मिलिट्री जनरल था, ठीक है, पॉपुलर हो गया और उसने पावर को गेन कर लिया 1799 में। 1804 में उसने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया और रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स को कंटिन्यू रखा पूरे यूरोप में, ठीक है। अगर हम बात करें वुमेन्स के रोल की, तो वुमेन का क्या रोल था? वुमेन लाइक स्ट्रीम सेसर्स, मार्केट वुमेन, लॉन्ड्रेसेस, एक्टिव इन मार्चेस, राइड्स और क्लब्स। ये सभी वुमेन जो इस जगहों पे काम करते थे, वो कह सकते हो कि राइड्स में, क्लब्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इन्होंने खुद के भी क्लब बनाए जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन। इनकी डिमांड क्या थी? राइट टू वोट, होल्ड ऑफिस और इक्वल वेजेस। ये रिफॉर्म्स क्या लाए कि स्टेट शुड स्कूल्स इंट्रोड्यूस फॉर गर्ल्स, यानी स्कूल जो है गर्ल्स के लिए भी इंट्रोड्यूस हों, और मैरिज बिकेम अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट और डाइवोर्स को भी एक लीगलाइज लॉ बना दिया। वुमेन्स क्लब जो है बैन हो गए 1793 में, मतलब ये सारे राइट्स इनको मिल गए थे, पर जब रॉबिस्फेयर की गवर्नमेंट आई, ठीक है, तो उसने सभी चीजों को उन्होंने बैन कर दिया 1793 में। और ओलंपी डे गॉर्जेस जो लिखती हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन 1791 में, इनको भी 1793 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। और फ्रेंच वुमेन फाइनली गॉट राइट टू वोट इन 1946, यानी काफी लंबे समय के बाद उनको राइट टू वोट मिला वुमेन्स को। एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, यानी फ्रेंच कॉलोनीज जो कैरिबियन में थी, शुगर, कॉफी, इंडिगो प्रोड्यूस करती थी स्लेव लेबर के थ्रू। एक ट्रायंगुलर ट्रेड स्टार्ट हो गया था यूरोप में गुड्स का, अफ्रीका में स्लेव्स का, अमेरिका में प्लांटेशंस का। 1794 में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया बाय कन्वेंशन इन द इन द गवर्नमेंट ऑफ जैकोबिन्स, लाइक रॉबिस्फेयर की गवर्नमेंट में। लेकिन 1804 में नेपोलियन ने स्लेवरी को वापस रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया और 1848 में जाके फाइनली स्लेवरी अबॉलिश हुआ पूरी फ्रेंच कॉलोनी से। एवरीडे लाइफ और सिंबल्स की बात करें तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, एक्सप्लोजन ऑफ न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स और पॉलिटिकल सॉन्ग्स के थ्रू फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है काफी ज्यादा फेमस हुआ। फेस्टिवल्स, पॉलिटिकल प्लेस पॉपुलराइज करते हैं रेवोल्यूशनरी आइडियाज को। कुछ सिंबल्स थे लाइक रेड फ्रिजियन कैप जो है लिबर्टी के लिए, ट्राई कलर फ्लैग लाइक ब्लू व्हाइट रेड, और लिबर्टी पर्सोनिफाई बाय एलेगोरी, ठीक है। ड्रेसेस और लैंग्वेज चेंज्ड टू रिफ्लेक्ट इक्वालिटी, सिटीजंस इंस्टेड ऑफ मॉन्सियर और मैडम, सिटियन और सिटियंस बोला गया, सिटीजंस के तौर पे उनको नाम दिया गया, ठीक है। अगर बात करें लीगेसी ऑफ द रिवोल्यूशन की, तो इसने पॉपुलराइज करे आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसने अबॉलिश करा जो फ्यूडल सिस्टम था लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस के अंदर, जो 3 स्टेट थी उनको अबॉलिश कर दिया। इसने इंस्पायर करा यूरोप को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इन नेशनलिस्ट और डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में। इसने इन्फ्लुएंस करा कॉलोनीज को लाइक इंडिया में टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, और साउथ अमेरिका में नेपोलियन ने स्प्रेड करे मॉडर्न लीगल कोर्स फॉर प्रॉपर्टी राइट्स, मैट्रिक सिस्टम्स, डेसिमल सिस्टम्स, वेट्स एंड मेजर्स। एंड लीगेसी जो थी, इसने फाउंडेशन रखी मॉडर्न डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट्स की। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा, और इसने पूरे यूरोपियन रेवोल्यूशन जो कि हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, पूरे यूरोपियन रेवोल्यूशन की शुरुआत जो हुई थी वो फ्रांस से हुई थी, ठीक है। तो इस पे हमने नोट्स भी डिस्कस कर लिए, बट अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है जिसमें हम एंड ऑफ द सीरीज, जो चैप्टर के एंड ऑफ में क्वेश्चंस हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस जिससे आउटब्रेक हुआ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट का फ्रांस में। तो पहला तो रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस, कि फ्रांस की ट्रेजरी बैंकरप्ट थी बिकॉज ऑफ लॉन्ग वॉर्स, ठीक है। एक्स्ट्रा विजन कोर्ट के जो एक्सपेंसेस थे वर्सैली के, वो भी ज्यादा थे, और 2 बिलियन लाइब्रेरी का डेट था, और हैवी टैक्सेशन जो था इम्पोज कर दिया गया था कॉमन पीपल पे, और क्लर्जी और नोबल्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं था। सेकेंड रीजन है सोशल इक्वालिटी, यानी सोसाइटी जो थी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट थी क्लर्जी, सेकंड थी नोबिलिटी, जिनको काफी सारे प्रिविलेज मिलते थे, लैंड वो ओन करते थे, और टैक्सेस उनको देने नहीं होते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट थी, पीजेंट्स, आर्टिसंस, मिडिल क्लास, वो सारा टैक्स बर्डन उनको फेस करना पड़ता था, सारा टैक्स बर्डन उन्हीं को फेस करना पड़ता था। थर्ड रीजन है पॉपुलेशन का प्रेशर, क्योंकि पॉपुलेशन 23 मिलियन से बढ़ के 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। तो डिमांड जो थी फूड ग्रेन्स की काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से जो ब्रेड थी उसके प्राइसेस बढ़ गए थे, बिकॉज सप्लाई उतनी नहीं थी, ठीक है। काफी पुअर हार्वेस्ट थी इन 1780, जिसने फूड की शॉर्टेज को और ज्यादा वर्सन कर दिया, और
सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आ गई। फोर्थ थी कि एनलाइटमेंट आइडिया, फिलोसफर लाइक लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, इसने मोनार्की को क्वेश्चन करा और प्रिविलेजेस को क्वेश्चन करा। इसने स्प्रेड करे आइडियाज को थ्रू बुक्स, पैम्पलेट्स, सैलॉन्स, जिसने काफी ज्यादा इंस्पायर्ड करा लोगों को और उन्होंने डिमांड करा राइट्स के लिए। पॉलिटिकल क्राइसिस ये थी कि एस्टेट जनरल ने 1789 में मीटिंग बुलाई 175 ईयर्स के बाद लुई 16 ने, और थर्ड एस्टेट ने डिमांड करा कि वोटिंग जो है बाय हेड होनी चाहिए, नॉट बाय एस्टेट। और इसको लुई 16 ने माना नहीं तो उन्होंने वॉकआउट करा और डिक्लेयर करा नेशनल असेंबली को। इन्होंने बेस्टिलियन प्रिजन को 14 जुलाई 1789 में तोड़ दिया और एक सिंबॉलिक बिगिनिंग स्टार्ट करी रेवोल्यूशन की। तो इकोनॉमिक हार्डशिप, सोशल इनइक्वालिटी, न्यू आइडियाज, पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट, ये सारे मुद्दे जो मिलके कह सकते हो कि रेवोल्यूशन की प्रोटेस्ट की स्टार्ट करी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है सेकंड कि विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम द रेवोल्यूशन, कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने रेवोल्यूशन से बेनिफिट पाया, और विच ग्रुप वर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, और किसको पावर छोड़नी पड़ी, विच ग्रुप्स वर डिससेटिस्फाइड। कह सकते हो कि बेनिफिटेड ग्रुप थे पीजेंट्स और वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पे फ्यूडल ड्यूज हटा दिए गए और तिथिस जैसे टैक्सेस, कंपल्सरी लेबर जैसे जो नॉर्म थे उनको हटा दिया गया। मिडिल क्लास लोग, बुर्जुआसी कह सकते हो, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको पॉलिटिकल पावर मिली, प्रॉपर्टी राइट्स मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। सोसाइटी एज अ होल की बात करें तो नए राइट्स आए, लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच। जिन्होंने पावर लॉस करी वो थे क्लर्जी और नोबिलिटी। ठीक है, इनको टैक्स में जो अभी तक एजम्पशन मिलता था वो हटा दिया गया, अब इनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्यूडल प्रिविलेजेस इनको मिलते थे वो हटा दिए गए, और चर्च की जो लैंड थी उसको भी कन्फिस्केट कर दिया गया। उसके बाद जो मोनार्की थी, किंग था, उसने अपनी पावर, जो एब्सोल्यूट पावर उसके पास थी, उसको उससे छीन लिया गया और मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया 1792 में। ठीक है, डिससेटिस्फाइड ग्रुप कौन थे, वुमेन, बिकॉज इनको वो राइट नहीं मिले जो इनको मिलने चाहिए थे, पॉलिटिकल ऑफिस नहीं मिला डिस्पाइट एक्टिव पार्टिसिपेशन। अर्बन पुअर, ठीक है, इनको स्टिल हाई प्राइसेस से सफर करना पड़ा और फूड की शॉर्टेज इनको झेलना पड़ा। और स्लेव जो कॉलोनीज में थे ओनली टेम्परेरी फ्रीड, क्योंकि स्लेव जो है रिस्टोर कर दिया गया था बाय द नेपोलियन इन 1804। थर्ड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th और 20th सेंचुरी, यानी फ्रांस के अलावा और जो देश थे वहां पे किस तरीके से इसने लेगेसी को कंटिन्यू रखा। तो कह सकते हो कि डेमोक्रेटिक आइडियाज, जिसमें आइडिया कौन सा था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का, ये प्रिंसिपल जो है और देशों में भी प्रचलन में आए। इसने इंस्पायर करा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को अक्रॉस द यूरोप और पूरे वर्ल्ड में। एबोलिशन करा फ्यूडलिज्म का, यानी फ्यूडल प्रिविलेजेस जो कि फ्रांस में थे उसको अबॉलिश कर दिया गया, और पीजेंट्स जो फार्मर्स काम कर रहे थे अदर रीजन्स में, वो भी रिवोल्ट में आए इन आइडियाज से। ठीक है, इन आइडियाज के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने भी रिवोल्ट करा। फिर नेशनलिज्म का स्प्रेड हुआ फ्रांस में। रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स लाइक इटली में, जर्मनी में, पोलैंड में और लैटिन अमेरिका में। इसने इन्फ्लुएंस करा लीडर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान इंडिया में। और लीगल और सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो नेपोलियन ने रिवोल्यूशनरी लॉस को स्प्रेड करा, लाइक मैट्रिक सिस्टम को, प्रॉपर्टी राइट्स को, इक्वलिटी बिफोर लॉ जैसे कॉन्सेप्ट्स को। और ये जो रिफॉर्म्स थे ये मॉडल बन गए फॉर द मॉडर्न स्टेट। अगर कोई भी मॉडर्न स्टेट आएगी तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इनको फॉलो करना जरूरी होगा। तो रिवोल्यूशन जस्ट शेप मॉडर्न डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म और सोशल जस्टिस वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ड्रॉ अप द लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स जो हम आज इंजॉय करते हैं और जिसका ओरिजिन जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया था। तो राइट लाइक इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, फ्रीडम ऑफ आर्बिटरी अरेस्ट, कोई जबरदस्ती आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, और राइट टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। ये सभी जो राइट्स हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं और हमारी कंट्री में आज भी इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वर बिसेट विद कॉन्ट्रडिक्शंस, एक्सप्लेन। तो यस, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस उसमें थे कि जो राइट्स थे वो प्रोक्लेम करते हैं यूनिवर्सल, लेकिन वुमेन्स को नहीं मिले थे, वुमेन्स वर एक्सक्लूडेड। तो कह सकते हो कि वुमेन्स को एक पैसिव सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे। तो राइट्स तो मिले बट कॉन्ट्रडिक्शन था यहाँ पे भी। पुअर मैन और मैन को विदाउट प्रॉपर्टी को वोट के अधिकार नहीं था। स्लेवरी अभी भी कंटिन्यू थी और फ्रीडम ऑफ प्रेस एग्जिस्ट तो करती थी बट सेंसरशिप रिटर्न हो गई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जब रॉबिस्फेयर रूलर बना। ठीक है, तो कह सकते हो कि उसने वापस सेंसरशिप लगा दी थी मीडिया पे। ठीक है,
तो इक्वलिटी इन लॉ एग्जिस्ट तो करता था, बट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी अभी भी परसिस्ट कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन, कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका राइज किस तरीके से हुआ। तो कह सकते हैं जब रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट 1794 में फॉल हुई, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया 1795 में। ठीक है, डायरेक्टरी में क्या थे, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थे और 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे। हाउएवर वो करप्ट थी, काफी ज्यादा इनएफिशिएंट थी और अनस्टेबल थी, जिससे काफी बार क्लैशेस हुए। इससे क्या हुआ, फ्रांस वाज आल्सो एट वॉर विद द नेबरिंग मोनार्कीज। तो फ्रांस जो थी अगल बगल वाले मोनार्कीज लाइक ऑस्ट्रिया पर्सिया के साथ ऑलरेडी वॉर में इन्वॉल्व थी। तो इस चाउस के बीच में नेपोलियन बोनापार्ट जो एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर था, ठीक है, और वो काफी ज्यादा फेमस हुआ इस बीच। 1799 में उसने साजिश करी और पावर को अपने हाथ में ले लिया और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश कर दिया। 1804 में उसने अपने आप को अपने आप को एम्परर बना दिया फ्रांस का, और उसके बाद वो काफी लंबे समय तक, कह सकते हो 1850 तक फ्रांस का रूलर रहा। ठीक है, बिकॉज 1815 में वो बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है और उसके बाद उसको वहां से हटा दिया जाता है और वापस उसके बाद मोनार्की स्टेब्लिश हो जाती है फ्रांस में। तो नेपोलियन जो है रोज हुआ, बट ही प्रॉमिस स्टेबिलिटी, नेशनल प्राइड लाया और ऑर्डर लाया इन रेवोल्यूशनरी चाउस के बीच में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, क्या नाम है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीटली, ठीक है, डिस्कस कर लिया है और इसके हमने नोट्स भी डिस्कस कर लिए, एनसीईआरटी भी डिस्कस कर ली। तो हमने एनसीईआरटी डिस्कस कर ली, नोट्स डिस्कस कर लिए, कह सकते हो समरी डिस्कस कर ली, एंड हमने इसके क्वेश्चंस और आंसर्स को भी डिस्कस कर लिया और इसी के साथ पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हम नई वीडियोस और चैप्टर्स हिस्ट्री, सिविक्स एंड जो रिमेनिंग इकोनॉमी है वो भी मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एंड इसी के साथ आप कह सकते हो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए अपडेट्स आपको तुरंत मिले। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगा हो और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।